तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस या फिर लवण का जल अपघटन क्या होता है। ठीक है, ये क्लास 10th लेवल पे हमको इसलिए टॉपिक दिया गया है कि जो साल्ट हो, अगर साल्ट को आप क्या करते हो, डिजॉल्व करते हो वाटर में, और ये पता करना हो कि वो वाटर किस फॉर्म का होगा, किस नेचर का होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। हम ये जानते हैं पहले से ही कि एसिड और बेस और साल्ट, इस चैप्टर में हमको तीन ही चीज़ों को पढ़ना था, एसिड बेस एंड साल्ट। और साल्ट का हमने क्लासिफिकेशन इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि साल्ट कुल 6 तरीके के हैं। उन्हीं साल्ट को अगर आप किसी न किसी साल्ट को क्या करते हो, वाटर में डिजॉल्व करते हो, और हमसे ये पूछा जाता है कि वो साल्ट को वहाँ पे घोलने पर जो सलूशन तैयार हुआ है वो सलूशन किस प्रकृति का है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे जो सलूशन तैयार हुआ एसिडिक है कि बेसिक है, अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं एसिड बेस में। आपको बताया था मैंने कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड को लेते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड कहने का मतलब जैसे कि HNO3 हमने ले लिया, ठीक है, जितने भी अकार्बनिक अम्ल होते हैं वो सभी के सभी अम्ल क्या होते हैं, आपके प्रबल अम्ल में आता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल, ए मतलब कि यहाँ यस मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग, ए मतलब क्या है, एसिड। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल, HNO3, HCl, H2SO4, ऐसे कई सारे एसिड्स हो जाएंगे जो इनऑर्गेनिक में आते हैं और वो क्या होते हैं, आपके प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल में कौन आता है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मतलब कहने का जो कि कार्बनिक अम्ल होते हैं वो सभी कार्बनिक अम्ल क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। एक बात और बता दें, इनऑर्गेनिक में एक होता है अम्ल H2CO3 जो कि क्या होता है, ये है तो इनऑर्गेनिक का लेकिन ये फिर भी क्या है, दुर्बल अम्ल का एक सदस्य है। ठीक है, तो याद रखेंगे, हमने बोला अभी इनऑर्गेनिक के सभी अम्ल क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में है, लेकिन ये भी इनऑर्गेनिक में तो होता है लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। ठीक है, ये तो बात हो गई एसिड का। इसी तरीके से अब हम बात कर लें स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस में हमको किसकी बात करनी होती है, जैसे कि NaOH को हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH को जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है। इनके अलावा जितने भी बेस होंगे वो सभी के सभी बेस क्या होंगे, वीक बेस होंगे। ठीक है, वो दुर्बल क्षार होंगे, WB से डिनोट करेंगे उनको हम लोग। ठीक है, और जो कि आपके वीक एसिड थे वो WA से डिनोट हम कर रहे थे, याद रखेंगे बिल्कुल। W मीन्स यहाँ क्या है, वीक, A मतलब क्या है, एसिड है। ठीक है, इस तरीके से हम एसिड और बेस को क्लासिफाई कर दिए हैं, स्ट्रॉन्ग वीक बेस के लिए और ऐसे ही एसिड के लिए। ये तो पुरानी बातें हो गई। हमको डिस्कस करना है लवण जल अपघटन या फिर साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है। जो टॉपिक है ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है, जैसे कि जल अपघटन। जल अपघटन कहने का मतलब क्या, जल का टूट जाना, लेकिन उसी के साथ साथ कौन है, लवण है यानी साल्ट है। जब जल के अंदर, वाटर के अंदर किसको डाल दिया जाता है, साल्ट को डाल करके घोला जाता है, तो ये पूरा विक्रिया जो वहाँ पे संपन्न होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, जल अपघटन का। किस चीज़ का, साल्ट का, यानी लवण जल अपघटन कहते हैं। इंग्लिश की बात अगर कर लें तो वो क्या है, साल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक, ये तो बातें हो गई इनिशियली चीज़ों को समझने के लिए। अब हम बात करेंगे, अगर हम डिजॉल्व करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वीक एसिड हो गया, कोई एक साल्ट है, इस साल्ट को हमको क्या करना, अगर पूछा जाए किस टाइप का साल्ट है, तो ये साल्ट कैसे बना होगा, दो अलग अलग प्रकार के एसिड और बेस से मिलकर बना होगा। कौन से एसिड से, वीक एसिड रहा होगा और स्ट्रॉन्ग बेस रहा होगा। ठीक है, इसमें अभी बात कर लें कैसे पता चल रहा देख के कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड का है, स्ट्रॉन्ग बेस का है। ठीक है, वो देख के ही पता चलेगा। NaOH, Na कहाँ से आया होगा, NaOH से आया होगा, और CO3 कहाँ से आया होगा, H2CO3 से आया होगा। इसीलिए ये देख के ही पता चल जा रहा है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये क्या है, आपका एक साल्ट है। ठीक, इस साल्ट को डिजॉल्व करना है कहाँ पर, वाटर में। चलिए डिजॉल्व करके देखते हैं, घोल के देखते हैं क्या इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उसके बाद हम एनालिसिस कर पाएंगे कि वो जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो H2O को हमने लिया, H2O का आपका रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे, क्योंकि इसमें में भी कौन कौन से आयन होते हैं, H+ और OH- आयन होते हैं। ठीक,
Na2CO3 को जब डिजॉल्व किया जाएगा तो Na2CO3 को हमने डिजॉल्व किया तो Na प्लस का बनता है और उसी के साथ साथ CO3-2 चार्ज का बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा क्योंकि सोडियम कितनी बार है, 2 बार है सोडियम, और CO3 एक बार, CO3 भी एक बार है, यानी बैलेंस है ये। ठीक है, ये तो H2O के ब्रेक होने से हुआ और ये तो Na2CO3 जब उसमें डाल के डिजॉल्व किया गया तो ये बना। ठीक, जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिली हैं तो ये आयंस आपस में मिलेंगे और जब ये आयंस मिलेंगे तो ये Na प्लस वाला इसके साथ और ये CO3 इसके साथ जाके अटैच होगा। ठीक, तो अटैच होगा तो देखते हैं क्या बनता है। इनको बनाने के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये H प्लस और CO3 2- चार्ज वाला है, ये दोनों जब भी आपस में जुड़ेगा तो क्लास 9th के बेसिस हम ये जानते हैं H प्लस और CO3-2 चार्ज, तो ये जो वैल्यू होता है पावर वाला वो आ जाता है नीचे, जैसे हम लिखेंगे इसको H2CO3। ठीक, इस तरीके से ये बन जाएगा। Na और OH आपस में मिलकर क्या बना देगा, NaOH बना देगा क्योंकि इस पे प्लस का और इस पे माइनस का चार्ज। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं H प्लस और CO3-2 चार्ज, ये क्या बन जाता है यहाँ से आपका H2CO3। इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार हाइड्रोजन लेना है। ठीक है, 2 बार हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दिया जाएगा इस तरीके से, H2CO3 आपका प्राप्त हो जाता है जो कि क्या है, एक एसिड है। दूसरा क्या है, Na को ले लीजिए, Na प्लस का और OH माइनस का, ये आपस में क्या बना लेता है, NaOH बना लेता है। ठीक है, आप ये देखेंगे ये कहाँ से मिला, ये जो आयंस इनकी संख्या को हम नहीं लिए हैं, संख्या को यहीं पे हमने छोड़ दिया, केवल आयंस को लेकर के ही काम किए हैं। H प्लस और OH, ये देखिए प्लस का ये माइनस का। ठीक, ये प्लस का ये माइनस, तो प्लस और माइनस आपस में मिल करके इस रिएक्शन को ये कंप्लीट करेंगे। H प्लस CO3 बना लिया कितना, H2CO3, और Na प्लस OH माइनस बना लिया NaOH। ये क्या है आपका, ये वीक एसिड है। ठीक, और ये आपका क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो अगर देख लिया जाए उस सोल्यूशन में एक वीक एसिड बना और एक स्ट्रॉन्ग बेस बना, तो पावरफुल कौन है, बेस है। इसीलिए जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो सोल्यूशन जो तैयार होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक, यहाँ पे अगर ट्रिक की बात करें Na2CO3 तो देख के ही पता चल रहा है पावरफुल कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, यानी क्षारीय सोल्यूशन होगा, क्षारीय विलयन होगा। यही से हम अंदाजा लगा लेंगे, इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सिंपली हमसे पूछा जाए तो। नहीं तो आपको पूरा अगर सिस्टमेटिक ढंग से करना है तो आप कहेंगे कि जब Na2CO3 साल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, घोला जाता है, तो उनमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। यहाँ तक आएंगे, फिर ये दिखाएंगे, ये लिख देंगे वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए जो विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए। देखते हैं ये क्या है। इसके लिए हमने एग्जांपल ले रखा है साल्ट कौन सा, NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का किसको कहाँ डालना है, इसको ले जा करके वाटर में ले जाके डालना है। तो H2O को फिर से लेते हैं, H2O को हमने आयंस के फॉर्म में ब्रेक किया तो H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, NH4Cl है, चलिए ले लेते हैं NH4Cl को, इसको भी ब्रेक करते हैं। अमोनियम आयन, ये ध्यान रखेंगे, इतना अलग टूटता है और इतना अलग। अमोनियम पे प्लस का 1 चार्ज होता है और Cl पे माइनस का 1 चार्ज होता है। ये तो पहले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने पास। अब फिर देखेंगे ये प्लस और ये माइनस डायगोनली एक दूसरे से ये जुड़ेंगे। ठीक है, ये चला गया, इसके साथ देखते हैं क्या क्या किसके साथ बनता है, H प्लस और Cl माइनस, ये आपस में क्या बन जाते हैं, HCl। और NH4 को लेते हैं, NH4 प्लस और OH माइनस, यहाँ से देखते हैं क्या क्या बन जाता है, ये NH4OH बन जाता है। अब ये देखने से क्या पता चल रहा है, ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिख दिया। ये क्या है, बेस है, OH है, तो ये कौन सा बेस है, आपका वीक बेस है। ठीक है, तो यहाँ से भी वो जो सोल्यूशन तैयार हुआ आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा, यानी अम्लीय विलयन होगा। यहाँ से भी देख के पता चल रहा है कि Cl कहाँ से आया होगा, HCl से आया होगा। ठीक, NH4OH यानी NH4 कहाँ से आया होगा, NH4OH से आया होगा, यानी वीक बेस से आया, और Cl कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया। तो जो सोल्यूशन तैयार हुआ वो कैसा हुआ,
आपका एसिडिक सोल्यूशन हुआ, यानी अम्लीय विलयन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी क्रम में वीक एसिड और वीक बेस के लिए। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है वो कौन कौन से सोल्यूशन से तैयार हुआ है। कौन कौन से सोल्यूशन से तैयार, मतलब कहने का ये कि कौन कौन से एसिड और कौन कौन से बेस से तैयार हुआ है। यहाँ हमने दो एग्जांपल लिया, फिर से एक बार H2O को ले लेते हैं। H2O को ब्रेक कर देते हैं, H+ और इसी के साथ साथ OH- में ब्रेक हो गया। और यहाँ पे हमने कौन सा साल्ट लिया है, अमोनियम एसीटेट लिया। ये देखिए NH4 को क्या पढ़ते हैं, अमोनियम, और CH3COO को क्या पढ़ते हैं, एसीटेट पढ़ते हैं। तो अमोनियम एसीटेट को लेते हैं, CH3COO NH4। ठीक है, इसको आयनाइज करेंगे, मतलब वाटर में डिजॉल्व किए होंगे, तो क्या बना होगा, CH3COO पे माइनस का चार्ज और प्लस NH4 पर प्लस का चार्ज। ये आयनित होकर के ये दो आयन में ये ब्रेक होता है। तो ये देखिए ये जाएगा, ये प्लस का इसके साथ जा रहा है, ये माइनस है तो इसके साथ जाएगा। हमेशा यहाँ का माइनस ऊपर वाले के प्लस के साथ और इसका प्लस यहाँ के माइनस वाले के साथ जाके जुड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं किसके साथ कौन गया। तो CH3COOH को माइनस का चार्ज ले लेते हैं और प्लस यहाँ का H+ वाला हो गया। ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, CH3COOH बना लिया। ठीक है, दूसरा क्या अपने पास यहाँ पे NH4+ का और उसी के साथ साथ OH- का, ये दोनों आपस में मिलके NH4OH बनाया। ठीक है, अब देख के ही अंदाजा लग रहा है कि ये कैसा एसिड बेस है, वीक बेस है। ठीक है, ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। तो ये भी वीक एसिड हो गया और ये आपका वीक बेस हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जो सोल्यूशन तैयार हुआ है वो सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। इस क्रम में हम तब अगर ऐसा केस बनता है तो ये ध्यान रखते हैं कि ये जो एसिड है उन दोनों में कौन ज़्यादा प्रभावकारी होगा। यहाँ पे CH3COOH होता है, इसलिए जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब बात करेंगे तो हम तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए एग्जाम्पल किस चीज़ का, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का जो साल्ट है यानी नमक है। तो H2O को हमने ले लिया, इसको भी आयनाइज किया तो H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। और NaCl को लिया हमने तो ये Na+ और उसी के साथ साथ Cl- का हो जाता है। तो Na+ जाएगा OH के साथ NaOH। ठीक है, Na+ यहाँ का और OH यहाँ का माइनस वाला टर्म ले लिया हमने। ये दोनों आपस में मिलजुल करके क्या बनाएगा, NaOH बना दिया। इसी क्रम में किसको, H+ को ले लिया यहाँ से और यहाँ का Cl- का ले लिया। तो ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, जो कि ये क्या है, एसिड है। ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन तैयार होता है वो सोल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो एक ही केस ऐसा है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों प्रकार कैसे हों, दोनों के दोनों क्या हों, स्ट्रांग वाले हों, एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो। तो इस केस में ये कैसा सोल्यूशन तैयार होता है, उदासीन विलयन तैयार होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, केवल और केवल कब, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के लिए। ठीक है, और इससे पहले हमने बात किया था वीक एसिड वीक बेस। यहाँ पे संभावना तीनों की होती है, न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों केसेस पे डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या है, कंपाउंड यानी कौन सा साल्ट इस्तेमाल हो रहा है उस पर सारी बातें निर्भर करती हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड तो बिल्कुल इजी था, एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन। आपके सिलेबस में यही दो चीज़ों को रखा जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसको हम लोग अच्छे से क्लासीफाई भी कर पाएंगे, डिफाइन भी कर पाएंगे कि वो एसिडिक होगा कि बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी साल्ट होते हैं उन सभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। ठीक है, आशा करते हैं टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।